तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बेबी जो है ड्रेस में जा रहा था, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। अली ने साड़ी से मेरे ऊपर डाल दिया था कि ऐसा बाप रहा है। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिर हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। से आपको पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग बेसिकली किस टॉपिक से। मेरे पास इंस्टा पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे मैसेज बॉक्स में ऐसे सवाल आए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी या सी सेक्शन था, क्योंकि मैंने अपने घर में आके इवेंट्स भी किए हैं जिसमें वेलकम रहा है, मेरी छठी रही है, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा। और आप लोग पता है इतनी एक्टिव हूँ मैं और इतनी एक्टिव कैसे हो सकती हूँ सी सेक्शन में, क्योंकि सी सेक्शन हमारे पास एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें इंसान इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता। मैक्सिमम उसको 2 से 3 महीने लगते हैं, 2 महीने तकरीबन रिकवर होने में लगते हैं। वैसे तो ये 6 मंथ्स का प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारी 6 लेयर कटती है सर्जरी में, तो बेसिकली उसमें स्टिचेस आते हैं और उसको हील होने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात करना ज़रूरी होती है। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास मेन चीज़ थी जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं अपनी स्टोरी को शॉर्ट करके बताऊंगी और अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 17 अक्टूबर से। सैटरडे को हमारा चेकअप था। चेकअप के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी, नॉर्मल जैसे चेकअप होता है मेरा। वहाँ पर पहुंची, हिस्ट्री करवाई डॉक्टर से, फिर अपनी मेन डॉक्टर से मिली हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बेबी का जो हेड है वो बड़ा आ रहा है और मतलब अगर नॉर्मल चाहिए डिलीवरी तो आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा, आज या कल में एडमिट होना पड़ेगा। तो उस वक्त मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी। अली और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे डिलीवरी के लिए और हम उस माइंड सेट से नहीं आए थे, क्योंकि हम जस्ट नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए थे। फ्राइडे को, अगर हम थर्सडे को डॉक्टर गए थे और फ्राइडे को मेरा डिस्प्ले था, मतलब मेरा एक यूनिवर्सिटी का शूट था। ऑब्वियसली मैं अपनी प्रेगनेंसी में अपनी यूनिवर्सिटी को भी लेके चल रही थी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ साथ साथ और इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो अपने सारे काम को लेके मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। तो मैंने जिस चीज़ पे मेहनत की थी, वो 2 ड्रेस 2 आउटफिट थे, वो मेरी मिनी थीसिस के थे, तो मैंने वो बहुत मेहनत से बनाए थे अपनी प्रेगनेंसी में बैठ के। तो ये था कि उस वक्त फ्राइडे को उसका शूट था स्टूडियो में, तो मुझे वहाँ होना लाजमी था, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी चीज़ें मुझे पता है उसको कैसे शूट करवाना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने कहा कि मैं फ्राइडे को एडमिट नहीं हो सकती, मैं मंडे को एडमिट हो जाऊँगी, तो हमें थोड़ा टाइम ब्रेक भी मिल जाएगा और हम थोड़ा मेंटली अपने आप को स्टेबल कर लेंगे कि हाँ अब हमें एडमिट होना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम प्लान कर लेंगे पहले से। तो स्टूडियो गई फ्राइडे को मैं बिल्कुल नॉर्मल थी और कोई पेन्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। मेरा चल रहा था 38 वीक और 38 वीक मतलब कुछ डेज थे। सैटरडे आया, संडे आया और हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। सैटरडे वाला दिन तो हमें बिल्कुल भी नहीं था, हम सोचते थे कि चले जाएं एडमिट हो जाते हैं ये वो, लेकिन खैर जो अल्लाह को बेहतरी होती है, जिस दिन होना होता है, जिस दिन इंसान को इस दुनिया में आना होता है और जाना होता है, उस चीज़ का टाइम पहले से मुकर्रर होता है, तो हमें उस चीज़ पे यकीन था। अच्छा, मेरा जो हॉस्पिटल था वो था लियाकत नेशनल, जो कि शायद पता नहीं मेरी गलती थी हमारी या नहीं, बट बहरहाल ओवरऑल हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था, डॉक्टर्स बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां थीं उधर, जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। शायद वो हमारी मिस्टेक थी या उनकी मिस्टेक थी। तो खैर उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हुआ मंडे का दिन। मंडे की शाम जब हम वहाँ पर पहुँचे तो 7-8 बज ही गए थे जाते पहुँचते, क्योंकि उससे पहले हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने कहा था आप करवाएं, आपकी मर्जी, आप ना भी करवाएं आपकी मर्जी, क्योंकि उससे पहले जो अल्ट्रासाउंड में हम चेकअप के लिए गए थे तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सही आया था अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर में बेबी में कोई भी मसला नहीं था, तो वो सब चीज़ क्लियर थी कि भाई अब डायरेक्ट हमें नॉर्मल डिलीवरी पे जाना है, जिसमें हमें पेन इंड्यूस किए जाएंगे। मंडे की इवनिंग मैं चली गई लेबर रूम में। लेबर रूम की जो पेमेंट थी हमने वो कर दी, हमने रूम नहीं लिया पहले, हमने लेबर रूम में गए, लेबर रूम की फ़ीस भरी और उसके बाद वहाँ पर मुझे एक बेड मिला, जहाँ पर मुझे जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। सबसे पहले मुझे CTG लगी,
जिसमें हार्ट बीट देखी जाती है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये बहुत अच्छी CTG आई थी मेरी। उसके अलावा मेरा बेबी भी बिल्कुल हेल्दी था और बहुत अच्छा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। उसके बाद मेरी एग्जामिन हुई, उसके बाद पेन इंड्यूस करे। सबसे पहले हमारे पास फॉलिक ट्यूब रखी। दूसरे दिन मुझे पेन स्टार्ट हुए जब उन्होंने फर्स्ट कैप्सूल रखी, क्योंकि मेरी फॉलिक ट्यूब भी काम नहीं कर रही थी। तो मुझे दूसरे दिन पेन स्टार्ट हुए जब उन्होंने फॉलिक ट्यूब पे ही कैप्सूल रखी और फॉलिक ट्यूब खुद ब खुद बाहर आ गई। मेरी सर्विस 2.5 समथिंग डायलेट हो चुकी थी। और फिर उसके बाद मेरे पास सेकंड कैप्सूल रखे। हर 6-6 घंटे बाद कैप्सूल रखे जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत पेनफुल था, मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। वो ईजी होती है जिनको नेचुरल पेन्स आते हैं, और जो पेन इंड्यूस करवाने वाला प्रोसेस होता है वो बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो चीज़ करें आप। मतलब हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है। और मैं वहाँ पर और भी लड़कियाँ थी जिनका 40 वीक चल रहा था, उनको भी पेन्स नहीं आ रहे थे और इंड्यूस के बाद भी उनको बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। मुझे थोड़े बहुत आ रहे थे और मैं अपने बॉडी के साथ बिल्कुल नॉर्मल थी कि हाँ मेरे साथ जो प्रोसेस चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रही है, मुझ पर असर कर रही है। बाकी लड़कियों पे वो असर नहीं कर रही थी, और जिनका 40 वीक्स चल रहे थे, 39 वीक्स चल रहे थे, मेरा तो फिर भी 38 था। पर जो सेकंड रखी उससे भी हमारे पास थोड़ा थोड़ा फ़र्क आया। जो थर्ड कैप्सूल रखी है उससे तकरीबन मेरा 4 समथिंग डायलेट हो गया सर्विक्स। 6 घंटे गुजर गए, उसके बाद उन्होंने ड्रिप लगाई। ड्रिप लगाने से पहले उन्होंने मेरा वाटर बैग खुद ही एग्जामिन करके मैनुअली तौर पे ब्रेक किया। उसके बाद मुझे ड्रिप लगी। ड्रिप जैसी लगी तो मुझे पेन स्टार्ट हुआ। वो पेन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। तकरीबन हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन गुजर चुके थे, 26 आवर्स तकरीबन हो चुके थे। और वो जो टाइमिंग थी, वो डेज थे, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। ठीक है, अब मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया और मेरा बिल्कुल था कि मुझे नॉर्मल ही जाना है, क्योंकि जब मैंने इतना पेन बर्दाश्त किया थोड़ा और ही सही। और कुछ टाइम की बात है और सब मुझे यही हौसला दे रहे थे, मेरी मामा, मेरी जो मदर इन लॉ है, सब मुझे यही कह रहे थे कि थोड़े टाइम की बात है, फिर सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं भी उन्हीं पे यकीन करके बैठी थी, क्योंकि जाहिर से मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे उन्हीं की सुननी थी, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस थी। तो ये बेबी रो रही है। ट्रिप के बाद मुझे और ज़्यादा पेन स्टार्ट हुए। 5 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था सर्विक्स। मुझे एपिड्यूरल लगा क्योंकि पेन्स की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और मतलब नॉर्मल सर्विस पॉइंट जो है वो 5.5 पे जब स्टार्ट होने लगता है तो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस हम करीब आ रहे रखते हैं। उसके बाद मैंने एपिड्यूरल लगवाया। डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप एपिड्यूरल लगाएंगे, और भी मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि एपिड्यूरल लगा के नॉर्मल डिलीवरी ईजिली हो जाती है। तो मैंने कहा था कि अगर मुझे ज़्यादा पेन्स आने लगे, तो अली ने भी कहा था कि ज़्यादा पेन्स आने लगे तो अंदर एपिड्यूरल लगवा लेना। अच्छा जी, तो अंदर का ये सीन था कि अंदर लेबर रूम में कोई भी बंदा अलाउ नहीं था। तो हमने रात ही पहले दिन रूम ले लिया था फैमिली के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पे फर्स्ट टाइम थी। मेरी मामा थी मेरे साथ, मेरी इन लॉज मेरे साथ थे। अली ने बोल दिया था कि तुम्हें ज़्यादा पेन्स आए तो तुम एपिड्यूरल लगवा लेना, क्योंकि अंदर मेल है वो अलाउ नहीं होती है। और जब मेन लेबर का टाइम आ रहा होता है तो आपके साथ आप एक ही होता है, या तो आपकी मामा होती है या तो आपका हस्बैंड होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि किसको आपने साथ रख रहे हो, क्योंकि वहाँ पर और भी लेडीज़ जो है वो पेशेंट्स होते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मेन चीज़ स्टार्ट होती है जब इतनी पेन और इतनी चीज़ से गुजरने के बाद एपिड्यूरल मैंने अपनी कमर में लगवाया, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में। जब ऑब्वियसली आप लोगों को पता है एपिड्यूरल कैसे लगता है, तब मैंने सारे प्रोसेस करवा लिया, एपिड्यूरल लगा लिया। एपिड्यूरल की अलग सी फीस थी, वो हमने अपने पैकेज में ऐड करवाई, मतलब उसको पे करके हमने वो काम किया, एपिड्यूरल लगवाया। एपिड्यूरल लगाने के बाद भी हमें जो पेन्स हैं और हमारा जो डायलेट प्रोसेस है वो 5 पॉइंट समथिंग पे आ गया था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन उसके लिए भी हमें और डायलेट करना था 9 समथिंग पे, 9 या 10 पे डायलेट करना था, इजीली डिलीवरी हो जाए। अभी डॉक्टर भी कह रही थी कि इनको और ज़्यादा इंड्यूस करना पड़ेगा ताकि इजीली हमारे पास जो है वो डायलेट प्रोसेस 9-10 पे चला जाए, ताकि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मुझे और ड्रिप्स लगती, और कैप्सूल लगते, लेकिन उससे पहले ही एक ही ड्रिप में, जो मेरी ड्रिप पहले चल रही थी, उसी ड्रिप में जो बेबी की जो हार्ट बीट है वो CTG में बहुत कम होने लगी, बहुत कम होने लगी। जैसी डॉक्टर आई है, मुझे देखा, मुझे पेन्स बहुत हो रहे थे, मुझे उस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मामा को बोल रही थी और अली को बोल रही थी कि मेरे साथ रहो, और कुछ भी नहीं। मतलब उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और वो चीज़ मैं रिमेंबर भी करती हूँ ना तो भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तो जब हार्ट बीट स्लो हो रही थी तो डॉक्टर आई, डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया कि हार्ट बीट स्लो हो रही है। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने सीटीजी देखी, मुझे मूवमेंट को चेंज करवाया। मैं पहले बैठने वाली पोजीशन पे थी, उसको तो मुझे करवट दिलाई कि आप करवट ले लें, आप थोड़ी पोजीशन अपनी चेंज कर लें ताकि बेबी थोड़ा सा मूव हो सके और थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, क्योंकि बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। ये चीज़ मुझे बाद में पता चली जब मुझे वहाँ पर नर्स थी, वो ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया था हॉस्पिटल में, 2 से 3 दिन हो गए थे। तो वहाँ पर जो नर्स है उससे मेरी काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, मेरी फैमिली की काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही थी, और वो मुझे जानते भी थे वहाँ पर लेबर रूम में कुछ स्टाफ वगैरह एज एन इन्फ्लुएंसर। तो डॉक्टर भी मुझे जानती थी जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। और मैं आपको बताती हूँ ऑपरेशन पे आए कैसे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सीटीजी हुई, जिसमें से स्लो आई, पता चला कि बेबी मूव नहीं कर रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है और हमें जल्द ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। आगे हम आपको और मज़ीद ड्रिप्स या फिर कैप्सूल्स नहीं लगा सकते। अगर हमने लगाया तो बेबी की हार्ट बीट मज़ीद बहुत लो हो चुकी है और दर्द से या फिर उससे और ज़्यादा मज़ीद लो हो जाएगी, तो उस पर हमारा रिस्क नहीं है। तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उस वक्त मेरी मामा एक साइड पे थी, मेरे हस्बैंड मतलब अली साइड पे थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरे हस्बैंड से बात की। जब मेरी और अली की कन्वर्सेशन हो रही थी, डॉक्टर की कन्वर्सेशन हो रही थी, ऑब्वियसली मेरी माँ भी मेरे साथ थी, तो ऑब्वियसली मामा को यही देखा मामा ने कि इतना दर्द इसने बर्दाश्त किया नॉर्मल में, और अब फिर ऑपरेशन। मतलब ऑब्वियसली वो बहुत ख़तरनाक मोमेंट था। एक तरफ मेरी मामा थी जो कि मेरे लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ मेरा हस्बैंड था अली। अली कहता था, अली ने सारा डिसीजन मेरे ऊपर डाल दिया था कि इज़्मा जैसे तुम बोलो, तुम जैसे बोलो उस। और मुझे पेन मुसलसल आ रहे थे क्योंकि वो नॉर्मल इंड्यूस के पेन थे और वो अब फिर नॉर्मल होने लग रहे थे, और मुझे पेन्स आने खुद ही लग रहे थे बिना किसी चीज़ के। मेरी इस जो एपिड्यूरल की जो पीछे होती है या फिर एक पेन टाइप की होती है, वो चीज़ कनेक्ट हुई हुई थी मशीन से, जिससे एपिड्यूरल मेरे अंदर इंड्यूस होता जा रहा था। वो चीज़ भी रिमूव करवा दी थी और मेरी ड्रिप भी रुकवा दी थी कि और ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है। और उस वक्त बस अली यही कह रहा था कि इस बार जैसे तुम चाहो। और मैं पेन में थी, मैं इतनी शदीद पेन में थी, लेकिन फिर भी मैंने सब्र किया और मैंने कहा कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। ऑब्वियसली औरत जो है वो 9 मंथ बर्दाश्त करती है सब कुछ, बेबी कैरी करती है, अपनी चीज़ें रोक देती है, अपना पढ़ाई, अपना काम, अपना चीज़ सब कुछ रोक देती है, बहुत एहतियात करती है, उसके दिमाग में सिर्फ उसका बेबी होता है। तो मैंने वो चीज़ सारी देख के मैंने कहा कि बस मैंने ऑपरेशन करवाना है, भले मेरी लाइफ हो ना हो, बच्चे ना बचे, एटलीस्ट मुझे रिग्रेट ना हो, तो मुझे फ़ौरन आप मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं, मेरा ऑपरेशन करें। बस अली ने कहा तुम पे डिपेंड करता है और मुझे भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि उसको भी जाहिर सी बात है अपने बेबी से उतना ही प्यार था जितना मुझे था। 9 मंथ जैसे मैं रही हूँ वैसे ही वो एज अ बाप रहा है, क्योंकि हम हॉस्पिटल साथ जाते थे, हम लोग हॉस्पिटल से वापस आते थे तो हम लोग कुछ ना कुछ खाते पीते थे, एंजॉय करते हुए आते थे, बेबी की रात भर हम बातें करते थे। वो चीज़ साथ में उसने भी सफ़र की है, तो सब चीज़ हम लोगों ने साथ साथ की हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो कनेक्शन था बेबी के लिए वो स्ट्रॉन्ग था। तो बस मैंने कहा कि मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाना है। लग रही थी ऑपरेशन को प्रिपेयर करने में, क्योंकि बज रहे थे रात के 3:30 साढ़े 3 बज रहे थे रात के, और उस वक्त सारी डॉक्टर सो जाती हैं क्योंकि मोस्ट सारी डॉक्टर सुबह 7 बजे राउंड अप पे आती हैं, और रात की जो ड्यूटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, स्टाफ भी स्लो हो जाता है, और उस वक्त बहुत मतलब स्लो हो गया था सब कुछ। और मैं यही बोल रही थी कि मुझे जल्दी लेके जाएं, बेबी को कुछ हो ना जाए, मुझे जल्दी लेके जाएं। जो डॉक्टर थी वो बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छी थी, और मुझे पर्सनली जानती भी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी वो। मेरी अपनी पर्सनल डॉक्टर नहीं थी, लेकिन वो उन्हीं की टीम में से थी, क्योंकि जो मेरी डॉक्टर है वो राउंड अप पे आती है 9 बजे 10 बजे। अच्छा, हमने पर्सनल डॉक्टर नहीं हायर की थी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि हमें ऑपरेशन नहीं करना था, इसलिए हमने अपनी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया था।
अगर हम ऑपरेशन पे जाते तो हम पहले से अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते, लेकिन हम नॉर्मल पे थे तो इसलिए हमने अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया था। और रात के बजे थे 3, तो उनकी टीम मेंबर थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर का तक जाने का जो सफ़र था ना, तो उस बेड पे लिटाया गया स्ट्रेचर पे जब मुझे लेके जा रहे थे तब सब मुझे बोल रहे थे डरना नहीं, मैं हूँ साथ। मतलब अली भी कंटिन्यूसली मुझे चेयरअप कर रहे थे कि मैं हूँ साथ, इसमें डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ मैं थी और कोई भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स और मैं थी और कोई अलाउ नहीं था। अकेली टाइम था जिसमें मैंने बिल्कुल भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, मैं सिर्फ बेबी के बारे में सोच रही थी। मैं वहाँ तक जा रही थी, हमारा एक ऑपरेशन थिएटर ऊपर था, मेरे रूम के बिल्कुल बराबर में, लेबर रूम की तरफ बिल्कुल बराबर में ऑपरेशन थिएटर था, वो जो कि दिन में खुलता है। लेकिन जो रात के 3 बज रहे थे उसमें हम लोग नीचे वाले ऑपरेशन थिएटर में गए पे जा रही थी और मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रही थी और बिल्कुल मैं सुन थी, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन था। मैं नींदों में इतनी टुन थी क्योंकि मैं 3 दिन से मैं नहीं सोई थी, मैं लगातार जाग रही थी। सो रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तब मैं जब स्ट्रेचर पे जा रही थी सिर्फ मैं ऊपर देख रही थी, मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने ऑपरेशन थिएटर देखा, ना मैंने कुछ और चीज़ देखी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे आसपास क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में लाइट्स के नीचे लिटाने के लिए जब मुझे स्ट्रेचर से खुद उठा के 3 लोगों ने, सर मेरे डॉक्टर ने पकड़ा था, 3 लोगों ने मेरे हाथ मतलब इस तरह पकड़ के उन्होंने मुझे लाइटिंग के नीचे डाला जहाँ पे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट होना था। ठीक है, उन्होंने मेरा हाथ थोड़ा सा इस तरह कर दिया था जो पोजीशन ऑपरेशन थिएटर में होती है, और उन्होंने मुझे बिठाया बहुत मुश्किलों से क्योंकि पेन्स मुझे लगातार आ रहे थे, नॉर्मल पेन्स। और नॉर्मल पेन्स के साथ साथ अगर आप बैठो, आप ऑब्वियसली आप 5 सेंटीमीटर डायलेट पे हो और उसमें भी आप बैठ रहे हो और मूवमेंट हो रही है, तो वो बहुत अजियत होती है, बहुत बहुत। बिठा के मेरे जिस बैकबोन में मेरे एपिड्यूरल लगा था, जिससे आपका कमर का दर्द सारी ज़िंदगी रहता है, उसी बोन में मेरे एनेस्थीसिया लगा, जिससे मेरी जो हाफ बॉडी है वो सुन कर दी गई। ऊपर से मैं कॉन्शियस में थी और मुझे फील हो रहा था, मतलब सब कुछ दिख रहा था मुझे, लेकिन मैं नींद में बहुत ज़्यादा टुन थी, तो मैं सो गई थी। मैं बीच ऑपरेशन में सो गई थी और लेकिन मेरा दिमाग कंटिन्यूसली चल रहा था कि मेरे नीचे एरिया में क्या हो रहा है और मेरा बेबी ठीक है। और फिर मतलब थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया जिससे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर होने लग गई है, बट उन्होंने कहा इट्स ओके, होता है। मैंने भी ठीक है कह दिया क्योंकि मैं सिर्फ डॉक्टर की सुन रही थी, उस वक्त मेरे लिए कोई मौजूद नहीं था, तो बस डॉक्टर ही था, तो डॉक्टर ही की मैं सुन रही थी। इसी देर में मुझे बेबी की रोने की आवाज़ आई और वो आवाज़, उस वक्त मैं बिल्कुल मुतमईन हो गई थी, मैं बिल्कुल रो नहीं रही थी, बिल्कुल स्ट्रेस पर नहीं जा रही थी, मैं बिल्कुल चिल होके लेटी हुई थी क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले थोड़ी सी मैंने नींद ले ली थी, आंखें बंद कर ली थी, रिलैक्स हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आप देखना चाहती हैं, तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ओ क्यों, मतलब मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मुझे डर लग रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेबी होगा कैसा दिखने में और किस तरह दिख रही होगी, और मतलब मुझे कुछ भी नहीं हो, मुझे मैं सोच रही बहुत छोटी सी होगी और इस तरह, तो मुझे देखने में बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पास लेके आई हैं और डॉक्टर को पता था जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो उन्होंने कहा इनकी मामा को पिक्चर्स का बहुत शौक है बाकी डॉक्टर्स के सामने, तो इनकी मेरे फ़ोन से पिक्चर ले लें। तो उन्होंने अपने ही फ़ोन से मेरी पिक्चर ली मेरे बेबी के साथ उसी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के वक्त। साथ साथ मेरे स्टिचेस लग रहे थे नीचे और मेरी पिक्चर हो रही थी मेरी बेबी के साथ, जिसको मैंने इस तरफ जो डॉक्टर लेके आए और दूसरे डॉक्टर मेरी पिक्चर ले रहे थे, और वो पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाई है। अपनी सेकंड जो है स्विप करके देखेंगे तो सेकंड वाली पिक्चर मेरी फर्स्ट पिक्चर थी अपनी बेबी के साथ और वो फर्स्ट मुलाकात थी। बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रही है एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आपका, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो। स्टिचेस वगैरह लगे, एनेस्थीसिया का जो असर था वो हाफ बॉडी था, तो उसके बाद मुझे ड्रिप लगवाई गई, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ड्रिप लगवाई गई। उस वक्त भी मैं बिल्कुल अकेली थी। एनेस्थीसिया रूम में पहले चेक कर रहे होते हैं कि पेशेंट का 1 घंटे बाद मूवमेंट हो रही है, आधे घंटे में, मतलब उसके पाँव वाँव हिल रहे हैं, एनेस्थीसिया का असर नॉर्मल हो रहा है, सब चीज़ें नॉर्मल करके फिर वो हमें रूम के लिए सबमिट करते हैं या फिर लेबर रूम की तरफ भेजते हैं। मतलब अली आए फ़ौरन ऑपरेशन के बाद लड़ के गार्ड से कि मुझे देखना है, मुझे बस एक दफ़ा दिखा दे मेरी वाइफ को, मैं और कुछ भी नहीं चाहता, मैं बस देखूंगा और चला जाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत डर रहा था
और उसको भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो बस वो आया, मुझे देखा, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चला गया। देर मैं वहाँ पर सो गई। मैंने ऑपरेशन के बाद अपनी नींदें बहुत कम मुकम्मल की हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके नींदें बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो पर एनेस्थीसिया जो रूम था, रात के 4 बज रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि आपका पाँव वाँव हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं। वो एक ही बंदा था, तो मैं उसी से डिस्कशन करे जा रही थी, अपने होश में आ रही थी। उस वक्त मुझे असर नहीं हुआ स्टिचेस का, उसका फील नहीं हो रहे थे स्टिचेस वगैरह, बॉडी मेरी थोड़ी बहुत सुन थी। दूसरे स्ट्रेचर में मुझे शिफ्ट किया गया उठा के। मैं रूम की तरफ जब गई तो वहाँ पर जैसे मैं निकली बाहर, तो वो क्लिप भी है मेरे पास। जैसे मैं वहाँ से आ रही थी, बाबा कह रही थी मुबारक, दूसरी इज़्मा मिल गई है तुम्हें, और बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। और मेरी सिस्टर इन लॉ थी जो कि मुझे कह रही थी ब्रेव गर्ल, और साथ साथ अली भी मुझसे बार बार बातें करे जा रहे थे और इस तरह। तो उस वक्त मैं किसी को कुछ नहीं कह रही थी कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बस स्माइल दे रही थी कि सबको चिल रहे, सबको कोई स्ट्रेस ना हो, सब डरे ना, मतलब कुछ फील ना करें इस तरह, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो। स्माइल करती हुई बस रूम की तरफ गई। वहाँ पर सबसे मुलाकात हुई मेरी। उसके बाद मुझे उठा के नर्स वगैरह ने और मेरी बॉडी को थोड़ा बहुत मूवमेंट देकर उन्होंने मुझे अपने बेड पे डाल दिया। और ये हुआ मेरा 3 दिन हो गए, और दो मज़ीद दिन थे। वो तीसरा दिन अभी स्टार्ट ही हुआ था, रात ही थी दूसरे दिन की। तो मैक्सिमम 5 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। 2 दिन मैं 2.5 में लेबर पेन में, और 2.5 में जो है वो ऑपरेशन में, मतलब तकरीबन 3 ही ऑपरेशन में। तो फ्राइडे के दिन हम डिस्चार्ज हो गए थे, फ्राइडे के दिन हम घर आ गए थे। कह सकती हूँ कि मैंने 2 डिलीवरियाँ करवाई हैं, क्योंकि एक नॉर्मल का था, एक जो है वो ऑपरेशन का था। दर्द के लिहाज से भी 2 डिलीवरियाँ हो गई हैं, और प्लस हमारे पास जो है वो बजट के हिसाब से भी। और लोग कहते हैं कि मतलब बजट कितना आया, ये आया वो आया। बजट मैक्सिमम अराउंड मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जो नॉर्मल का पैकेज था वो कम इन अ सेंस लैख समथिंग था, लैख 150 या 180 था। और उसके अलावा जो ऑपरेशन का था वो हमारे पास 3 समथिंग था, जिसमें से बेबी की जो ट्रीटमेंट थी वो बिल्कुल सेपरेटेड थी। उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब उस पर अमाउंट बन गया। तो शिकायत की कि आप हमें डायरेक्ट ऑपरेशन पे कर देती अगर यही था तो उन्होंने कहा एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया और नहीं हो पाया तो इसलिए आप ऑपरेशन पे गए, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया, आपको एक्सपीरियंस हुआ। फिर इस तरह हुआ। और बाकी ये जो टाइम था मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी, और कोई लड़की नहीं भूल सकती है ये टाइम। तो बस अपनों का साथ होना चाहिए। वक्त गुजर जाता है, और जब मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने कोई भी सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं किया। मैंने ये बात बहुत टाइम तक लोगों से छुपाई है कि मेरी बेबी गर्ल हो गई है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और मुझे खुद समझना था पहले कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि गर्ल इस दुनिया में लेके आई हूँ। बेशक वो अल्लाह ने दी है, लेकिन मैंने उसे पैदा किया, और मुझे तकरीबन बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो मेरी ही बेटी है, और मुझे यकीन करने में तकरीबन 2 से 3 दिन लगे। मैं घर जब आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रही थी, बहुत डिप्रेशन में जा रही थी कि ना मैं बेड से उठ सकती हूँ, ना मैं उसे टेक केयर कर सकती हूँ, ना मैं उसे फीड करा सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती मैं। और मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। वो मदर जो हर काम ना खुद करती है तो वो बहुत ज़्यादा लो फील करती है, और वो लड़की भी जो इंडिपेंडेंट होती है। मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत हेल्प किया, मेरी मामा ने बहुत हेल्प किया, अली ने बहुत हेल्प किया। तो अब मेरा ये सीन था कि छठी आ गई थी, 6 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। छठी पे मेन इवेंट था, मैं खड़ी हुई, मैंने उसी दिन वेलकम भी अरेंज करवाई बेबी की, और साथ ही साथ हमने छठी भी सेलिब्रेट की, जो कि हम मेरे इन लॉज में होती है, जिसमें बेबी का नाम रखा जाता है। तो माशाल्लाह से एलिया फातिमा हमने नाम रखा। और उसके अलावा जो अब रिकवरी का टाइम है, अब मुझे ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो चुके हैं, जिसमें से ये कि मतलब अभी 10 डेज़ नहीं 9 डेज़ हुए हैं। मतलब कल मैं डॉक्टर के जाऊँगी स्टिचेस वगैरह रिमूव करवाने, एंड स्टिचेस आई गेस मेरे डिज़ोल्व वाले हैं, मुझे नहीं पता कि रिमूव होने। बहरहाल चेकअप है डॉक्टर का, तो मैंने जाना है कल। तो अभी फ़िलहाल ये सीन है कि मैं उठ बैठ सकती हूँ, मैं थोड़ा चल सकती हूँ, लेकिन मैं बैंड नहीं हो सकती। और मेरी अभी भी है दर्द, मेरी टैबलेट्स चल रही हैं, एंटीबायोटिक भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तो बस अब मैं खाने पीने का ख्याल रख रही हूँ।
तो यही चीज़ होता है, यही प्रोसेस है। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा, हर किसी का एक्सपीरियंस है वो अलग होता है। वहाँ पर बहुत अलग अलग लड़कियाँ आ रही होती हैं और उनसे आपकी कन्वर्जेशन हो रही होती है, सब अपनी अपनी स्टोरियाँ सुना रही होती हैं। जब आप लेबर पेन में होते हो, आपके बेड के बराबर में जो लड़की होती है किस तरफ है किस तरफ, तो वो आपकी दोस्त बन जाती हैं। और हम अपने साथ उनके साथ हमारा जो है वो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। तो हम मतलब आपस में वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। होप ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मतलब जो भी न्यू मॉमी होने वाली हैं और जिनकी लेबर पेन्स मतलब जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, जिनकी सी सेक्शन होने वाले हैं, जो हॉस्पिटल सजेस्ट करना चाह रही है, जो अच्छा हॉस्पिटल लेना चाह रही है, तो उस हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है। जो मेरा हॉस्पिटल था वो बहुत बहुत अच्छा था। क्योंकि मेरा था कि अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में भी करवाऊँ, लेकिन जो मेरी डॉक्टर थी वो सिर्फ लियाकत में और 2 और हॉस्पिटल्स हैं उधर बैठती थी। तो मैंने लियाकत प्रीफर किया क्योंकि लियाकत हमारे घर से करीब था और अगर इमरजेंसी भी होती तो अली ने कहा कि हम लोग फ़ौरन जा सकते हैं। तो बस फिर इसीलिए हमने लियाकत नेशनल में करवाया। ये मेरी स्टोरी, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस थी और बस टाइम गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखते ही देखते लिया फातिमा बड़ी हो जाएंगी और इंशाल्लाह बस बाकी सब कुछ बेहतर हो। बस आप अलिया फातिमा के लिए दुआ कीजिए और उसकी सेहत के लिए दुआ कीजिए क्योंकि अभी बहुत 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 छोटी है। और बस लाइफ कुछ ना कुछ सिखा देती है आपको, माँ बनने से पहले और माँ बनने के बाद, और एक बेटी को भी सिखा देती है बेटी बन के और शादी के बाद। तो एक्सपीरियंस लाइफ में चलता रहता है, तो पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो हो रहा है होता जाए। अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट रहें। वो जो कह रही है आपकी बेहतर के लिए कह रही है तो उसे एक्सेप्ट करें। ये ना है कि आप ये सोचें कि यार नॉर्मल पे जाना था जानबूझ के और सी सेक्शन पे ले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उस वक्त हो रहा होता है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो बस मैं आप लोग के सबके लिए दुआ करना एंड मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ इंशाल्लाह। जो भी मम्मी टू बी होने वाली हैं, जो भी ये मेरी वीडियो देख रही हैं और डर रही होंगी या फिर सहमी सी होंगी और जिनका भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी कि इंशाल्लाह अपनी बेबी को साथ खैरियत से इस दुनिया में लेके आए और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल तरीके से हो जाती है और जैसे अल्लाह की मर्ज़ी होती है वैसा ही होता है। तो बस मुझे और मेरी बेटी और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में और बाय बाय।